क्वेश्चंस थे वो हम ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज मैं बाकी वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर सका। सो सेकंड पार्ट जो है मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए। ना सिर्फ इससे पहले का पार्ट बल्कि इससे पहले की 16 वीडियोज़ जो हैं वो सारी मैं डिस्कस कर चुका हुआ हूँ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएँ, वहाँ से आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखें कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो ना तो ये वीडियोस एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो पीएमसी के टेस्ट हो रहे हैं, मैंने बहुत सारे टेस्ट देखे हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मतलब इन्हीं पैड केमिस्ट्री टेस्ट जो हुए हैं वहाँ से क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। सो आप लोग प्लीज़ एक दफ़ा इसको लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन ऑक्सीडाइज बेंजीन। अब यहाँ पे वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर गिवन। ऑक्सीडेशन अगर हमने बेंजीन की करनी है सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। MCQ नंबर 160, द आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड डैश। अब आप लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ी है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं, मेटामेरिज्म होते हैं, टॉटोमेरिज्म होते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता है, चेन आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। अगर हम मेटामेरिज्म की एग्जांपल को डिस्कस करना तो जैसे हमारे पास है ईथर्स हैं, ठीक है, हम ईथर की एग्जांपल लिखते हैं CH3 CH2O CH2 एंड देन CH3। इसका एक और आइसोमर अगर हम लिखते हैं CH3O CH2 CH2 एंड CH3। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास है ईथर्स ROR, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे 2 कार्बन एटम अटैच्ड है, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम अटैच्ड है, यहाँ पे 1 कार्बन एटम अटैच्ड है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम अटैच्ड है। सो अगर फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम है ना, सो दोज वुड बी मेटामेरिज्म। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। MCQ नंबर 161, द मेथड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अब ऑप्शंस गिवन हैं, ठीक है, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम फिनोल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। इसमें हमने क्या करना है कि हमने लेना है क्लोरोबेंजीन, इसके अंदर 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देना है, ठीक है, और इसको हीट कर देना है 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा दैट वुड बी 150 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इससे जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास करते हैं, मतलब रिएक्ट करवाएंगे ना, तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, अल्टीमेटली वी विल गेट फिनोल, और साथ में हमारे पास सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। और इस मेथड को हम कहते हैं डॉल्स मेथड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 2-मिथाइल 2-क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन की अगर बात करते हैं 3 कार्बन, 1 2 3, 2 पे क्या है, मिथाइल है, और 2 पे ही क्या है, क्लोरीन है। बाकी वैलेंसीज हम CH3 यहाँ पे अटैच करके सेटिस्फाइड कर लेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास कोई टर्सरी कार्बन आइटम बन रहा है, ठीक है, तो अगर ये टर्सरी है ना तो इसको हम कहेंगे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। अब इसको हम टर्सरी क्यों कहते हैं, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो कार्बन है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन, इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन मजीद 3 बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड होता है ना तो उसको हम टर्सरी कार्बन कहते हैं। ये एक्चुअली अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हैलोजन के साथ तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट बिकॉज दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। MCQ number 163, 1 atmosphere is the force of dash long column of mercury on an area of 1 centimeter square। तो ये हमारे पास जो कॉलम की लेंथ होती है दैट इज 76 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है द शेप ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट अबव 128 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करते हैं पोटाशियम नाइट्रेट की शेप की, मतलब क्रिस्टल की शेप की अगर हम बात करते हैं, सो अबव 128 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी जो शेप होगी दैट वुड बी रोम्बोहेड्रल। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट।
नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ 1.7 आर मोर देन दैट। याद रखें कि अगर 1.7 से ग्रेटर होगी तो हमारे पास वो कंपाउंड क्या होंगे, आयोनिक होंगे। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ करेक्ट। और अगर 1.4 से 1.7 के बीच में तो वो कोवेलेंट होंगे, ठीक है, और इसी नीचे अगर फिर वो नॉन पोलर बॉन्ड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लैंड्स मेथड। लैंड मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो इसमें ऐसी कौन सी गैस है जिसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, दैट इज हीलियम गैस। MCQ number 167, aluminium has 3 electrons in its valence shell, therefore it has the ability to form ion. Aluminium का atomic number होता है 13, so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p1। इसके वैलेंस शेल में आप देखें 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर एल्यूमिनियम जो है ये अपनी 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास ट्राई वैलेंट आयन बनेगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर क्या होगा, इट वुड बिकम स्टेबलाइज्ड। नेक्स्ट हमारे पास द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फॉर इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी है तो एनर्जी को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, एनर्जी इज मेजर्ड इन जाउल, ठीक है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा जाउल पर एटम। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल लाइक कार्बन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन, ट्राइहाइड्राइड शो एटीट्यूड ऑफ नॉन पोलरिटी। अब इनकी नॉन पोलरिटी की वजह क्या है, इनकी सिमेट्री है, ठीक है, सिमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर। मीथेन की अगर बात करते हो तो मीथेन हमारे पास क्या होता है, इस तरह, इस शेप में होता है। क्लोरीन यहाँ पे अगर हम अटैच करते हैं इसके साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो उसकी कुछ इस तरह शेप होती है। ये क्या होते हैं, डायपोल जो है एक दूसरे के कैंसिल कर रहे होते हैं। सो इस वजह से इनके अंदर पोलैरिटी जो है नहीं होती है। सो मेन जो इसकी रीज़न है इसके स्ट्रक्चर के अंदर सिमेट्री होती है, तो उस वजह से हमारे पास क्या होते हैं, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड ऑन बोथ साइड ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन आर बैलेंस्ड। सो आपके पास आप लोगों ने बैलेंसिंग रिएक्शन पढ़े हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का, वही उसी से ये क्वेश्चन जो है पिक किया गया हुआ है कि जब हम 2 हाफ रिएक्शन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंसिंग होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीडेशन साइड पे भी ऐड करते हैं, रिडक्शन हाफ साइड पे भी ऐड करते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट वुड बी बिफोर एडिंग 2 हाफ रिएक्शन, ठीक है। 2 हाफ रिएक्शन होते हैं, कौन से रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। आप पहले क्या करते हो, आप इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों साइड पे ऐड करके बैलेंस करते हो। जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 हाफ रिएक्शंस को आपस में ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 171, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन डैश। अब कंडक्टिविटी किस चीज़ की ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टेंट आयन कंसंट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास दोज एलिमेंट इन विच DRF ब्लॉक आर इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन आर कॉल्ड। अब ये तो DNF ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। सो दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन ही यही है, ठीक है। जब आपके पास d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट हो रहे हो, कंप्लीट ना हो, कंप्लीट हो रहे हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, 10, ठीक है। अगर 1 to 9 है तो उसको हम कहेंगे दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट या टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर इसकी बाकी टाइप्स होती हैं, उस पर हम नहीं जाते इस वीडियो में। एनीवेज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में होते हैं, मतलब अगर वो कंप्लीट हो रहे होते हैं, अगर उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोज विल बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इफ प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/2 एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल, व्हाट विल बी द वॉल्यूम। देखें अब इसके करने का तरीका ये है कि हमारे पास प्रेशर P1, प्रेशर P2, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड टू 1/2। देखें P1 को हम ले लेते हैं कि वो आपके पास होगा P, P2 को हम रिड्यूस कर देते हैं 1/2 P कर देते हैं। वॉल्यूम 1 को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम 2 हमारे पास फाइंड करना है व्हाट विल बी द वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम 2 फाइंड आउट करना है। T1 जो है वो कितने हैं, दैट इज T,
और टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल, अगर हम इसको 2T कर दें, ठीक है, डबल है तो इसका मतलब 2T लिखेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन है P1 V1 इज इक्वल टू T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, ठीक है, ये V2 फाइंड आउट करना है तो बाकी वैल्यूज़ यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कुछ डिवाइड हो जाएंगी, P1 V1, ये T2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये P2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो T1 मल्टीप्लाई बाय P2 बन जाएगा। अब इसी की जो भी वैल्यूज़ बन रही हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। देखें P1 की वैल्यू आ रही है P, तो हम P लिख देंगे, V1 की वैल्यू हमने लिखी हुई है V, तो हम V लिखेंगे, T2 की वैल्यू हमने क्या लिखी हुई है T2 इज इक्वल टू 2T, तो हम यहाँ पे 2T लिखेंगे क्योंकि टेम्परेचर को हम डबल कर रहे हैं, ये हमारे पास V2 की इक्वल है। अब इसके नीचे T1 है ना, सो T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है T, तो हम यहाँ पे लिखेंगे T, और P2 की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, 1/2, 1/2 हम यहाँ पे लिखेंगे तो 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हम P लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है, कैंसिल कर दें, T और T कैंसिल हो जाएगा, P और P यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 4V इज इक्वल टू V2। अब इसका मतलब है कि जो V2 होगा दैट इज़ 4 टाइम्स, सो ऑप्शन नंबर B जो है दैट इज़ करेक्ट, इट इंक्रीजेस 4 टाइम्स, प्रूफ हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये हमारे पास एक्ट करता है एज एन एसिड, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है, इसके आयनाइजेशन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, वाटर प्लस प्रोटॉन, अगर ये प्रोटॉन दे रहा है इसका मतलब है दिस इज एसिड। एक्टिवेटर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये एंजाइम है, ठीक है, इसको एक्टिवेट करने के लिए हम जिंक आयन जो है यूज़ करते हैं, सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें से आपने बताना है कि हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, HF का होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या कर सकते हैं, इट कैन मेक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन हमारे पास ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वाटर की इसकी रीज़न क्या है कि वाटर कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ना 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, क्यों, क्योंकि वाटर के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, और 2 साइड पे क्या है, इसके साथ हाइड्रोजन है, एक लॉन पेयर यहाँ पे इसके साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, दूसरी साइड पे अगर एक वाटर मॉलिक्यूल और पड़ा होगा तो वहाँ पे इसका दूसरा लॉन पेयर यहाँ पे इंटरेक्शन करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों साइड पे क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि हमारे पास वाटर के अंदर एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इसके अंदर ज़्यादा होगी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट इज परफॉर्म टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट। आयोडोफॉर्म टेस्ट हम यूज़ करते हैं अल्कोहल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश या आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर मीथेनॉल और इथेनॉल को डिस्टिंग्विश करना है तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर लो। मीथेनॉल जो है ना इट डू नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन अ सेल फॉर जनरेटिंग केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके बारे में बताया हुआ है कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, एनर्जी जनरेट करने के लिए ग्लूकोज जो है बॉडी के अंदर होता है, सेल के अंदर। नेक्स्ट व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन 1.5 ग्राम ऑफ सैंपल। देखिए हमारे पास C6H12O6 है, ठीक है, कार्बन जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ तो इससे आपके पास बनेगा 72, ठीक है। ये आपके पास इतना वेट किसका होगा इस पूरे के अंदर, इस पूरी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन का, ठीक है। इन सब का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हो सो दैट इज 180 ग्राम पर मोल। 180 में 72 ग्राम किसका होगा, 72 ग्राम पर मोल होगा कार्बन का। तो आप 72 को डिवाइड कर दो 180 पे और मल्टीप्लाई बाय 1000 करो तो आपके पास ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी 40%। मतलब कि अगर ये ग्लूकोज है, ठीक है, इसके अंदर 40% क्या होगा, दैट वुड बी कार्बन। और इसके अलावा बाकी जो 60% है वो कुछ हाइड्रोजन्स होंगे, कुछ ऑक्सीजन होंगे, उनकी परसेंटेज अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है ना तो भी आप कर सकते हो। ऑक्सीजन के लिए आप लिखोगे 6 मल्टीप्लाई बाय 16 क्योंकि एटॉमिक मास इसका 16 है। जो भी आंसर आएगा उसको आप डिवाइड कर दे 180 पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे तो आपके पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। हाइड्रोजन हमारे पास 12 है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 180 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के
100 के साथ, सॉरी परसेंटेज है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम इज द विजुअल डिस्प्ले और डैश ऑफ कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू प्रिज्म। अब ये बुक की लाइन है, ठीक है, सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज डिस्पर्शन। स्पेक्ट्रम के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन टू फाइंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग ग्लास कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर हमारे पास हीट या एंथैल्पी जो है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। सो इसकी जो इक्वेशन है ना दैट इज Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। सो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। सो व्यूअर ये तो था हमारे पास टेस्ट नंबर 70। बाकी के टेस्ट जो हैं मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।